morning students, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 9 light. आज हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर के यूज़ क्या है? टॉर्च में यूज़ होते हैं, सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट्स, मतलब जो फोकस होते हैं, मतलब पैरेलल बीम्स जाते हैं वो यूज़ होते हैं उसमें कनकेव मिरर. और भी शेविंग मिरर में यूज़ होते हैं क्योंकि लार्जर व्यू देखने के लिए फेस के. डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ के लार्जर पिक्चर देखने के लिए. और उसके बाद होते हैं लार्ज कनकेव मिरर्स कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट फॉर सोलर फर्नेस. सोलर फर्नेस में भी यूज़ होते हैं. अब इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर. देखिए कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन आपको मैं बता देती हूँ. इसमें क्या आप जानते हो कैसे कैसे रेज आते हैं, वो मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा दिए. आप देखिए कैसे. आप ऊपर की तरफ मत देखो, आप देखोगे, देखिए आपको अच्छी तरह से समझ लो. जैसे एक लाइट आ रही है, ये है आपके कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है. अब कन्वेक्स मिरर में एक लाइट आती है, देखिए जो लाइट एकदम कहाँ से आ रही है, ये लाइट आ रही है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से गुजरती है. और सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जो लाइट गुजरती है तो आना जाना एक ही इसमें होते हैं. समझ में आया. दूसरी लाइट आ रही है, देखिए एक लाइट आती है फोकस से गुजर रही है. देखिए नीचे की तरफ ये फोकस से आती है. तो फोकस से आने से क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये सारे डाइवर्ज हो जाते हैं. डाइवर्ज मतलब ये जो लाइट देखिए यहाँ से डाइवर्ज हो रही, ये डाइवर्ज हो रही है. और देखिए उसके बाद जो फोकस मतलब यहाँ आके टकरा के ये लाइन जाती है. मतलब अच्छे ये लाइन आ रही है, एक लाइन, और ये डाइवर्ज होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल रही है और ये फोकस से गुजरती है, ठीक है. और एक लाइन ये आ रही है, दैट इज टोटल यहाँ के टकराती है, डाइवर्ज होके ये कहाँ तक, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से फिर से वापस जाती है. और एक ऑब्लिकली लाइट आती है और ऑब्लिकली ये करते हैं. तो देखिए जाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है. तो इसके मतलब जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मैंने कहा इंटरसेक्ट, सेंटर ऑफ द कर्वेचर और ये फोकस, इसके बीचों बीच क्या होता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ये ऊपर और ये जो यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है. तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी में, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है. उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया उन्होंने, ऑब्जेक्ट एट डेफिनिट पोजीशन फ्रॉम द पोल. पोल से एक डेफिनिट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया. ये तो बहुत इजी है. एक लाइट आ रही है यहाँ से और क्या होता है फोकस से, ये फोकस से जाके गुजरते, पैरेलल लाइट है तो पैरेलल टकरा के ये फोकस और यहाँ से गुजर जाते हैं. दूसरी एक लाइट आती है, जो लाइट क्या होता है, ये जो है यहाँ से आते हैं और फिर यहाँ से गुजर जाते हैं, फोकस से गुजर जाते हैं. तो ये जाके इमेज यहाँ फॉर्म होता है, इंटरसेक्ट जहाँ होता है वहीं इमेज फॉर्म हो रही है. तो ये है मतलब कन्वेक्स मिरर. उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज टू द पोल. पोल के क्लोज होने से, ये जो पोल के क्लोज, तो एक रेज ऐसा जाता है और ये जो रेज एफ से गुजरती है, ये जो एफ से गुजरने वाली, यहाँ डाइवर्ज हो रहा है, एफ से गुजरने वाली ये जो डाइवर्ज हो रहा है, तो यहाँ क्या है, डाइवर्ज होने से ये फिर से एफ में जाता है. और दूसरी लाइट आती है, दूसरी लाइट आके फिर टकरा के यहाँ से वापस जाती है और ये है उसके डाइवर्शन. तो डाइवर्शन होने से जहाँ मीट होते हैं, दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, तो वहाँ इमेज फॉर्म हो जाती है. ये आप जानते हो. तो कन्वेक्स मिरर के इतना रे डायग्राम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आते नहीं है 10th क्लास में. फिर भी आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करने से ये सही हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो पोजीशन और ये टेबल आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लोगे. यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आने से आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है. अब यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर आर यूज इन अ रियर व्यू एंड साइड व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल. रियर व्यू मतलब सामने ड्राइवर के फ्रंट सीट में जो ड्राइवर रहते हैं, ड्राइवर के सामने एक मिरर होते हैं ऐसा, और दोनों साइड में दो विंडोज में मिरर होते हैं. दोनों ही रियर व्यू एंड साइड मिरर दोनों ही कन्वेक्स मिरर है. पीछे से, अब क्योंकि हम सामने देख के गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से जो गाड़ी आती है वो यहाँ रिफ्लेक्ट आ जाता है.
तो दैट इज यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं हेयर पिन बेंड में। हेयर पिन बेंड मतलब जहाँ रास्ता ऐसे घूम जाते हैं, सामने कुछ दिखाई नहीं देता, तो यहाँ से अगर गाड़ी आए तो आप यहाँ से सीधे जा रहे हो, यहाँ से गाड़ी आए कैसे देखे, तो यहाँ एक मिरर लगी रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेयर पिन। हेयर पिन मतलब आपके बालों में जो पिन होते हैं, दैट इज हेयर पिन बेंड। ठीक है, अब आते हैं कन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो यूज इन एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में यूज़ होता है। एटीएम मशीन में क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस में एक मिरर यूज़ होता है, दैट इन नाउअडेज ये यूज़ होना है। अब आते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मतलब 1/b प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ऐसे ही लर्न करोगे 1/b, क्योंकि ये अगर उल्टा सीधा लर्न करोगे तो आपके लेंस फॉर्मूला में गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही लर्न करो। इसलिए साथ में मैंने लेंस भी लिख के रखे, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मतलब मिरर में सारे प्लस होंगे, लेकिन लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/u माइनस हो जाता है। अब देखिए v इज इक्वल्स टू, यहाँ v इज इक्वल्स टू इमेज, u इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। अंडरस्टैंड। अब आते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट। मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन में क्या है, आपको हाइट, ये रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, ये दोनों के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन h। ठीक है, अब क्या है, कभी कभार क्या होता है, हमें डिस्टेंस नापने होते हैं, तो डिस्टेंस आप कैसे नापोगे, तो हाइट नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट के तब आप v/u लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू b/u। ठीक है, तो आप देखिए v/u जब लिखते हो तो अब कैसे होगे, अब b/u कैसे होगा, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, ये जो मतलब कनकेव लेंस के लिए सारी चीज़ लेफ्ट साइड में होता है, तब m इज इक्वल्स टू माइनस b/u हो गया। अब m अगर नेगेटिव हो, m निगेटिव होने से v ग्रेटर देन u, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा, देन इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। मतलब अगर m निगेटिव में आए, मैग्निफिकेशन आपके निगेटिव में आए, माइनस में आए, तो आप क्या बोलोगे, आंखें बंद करके लिखना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो नेचर पता चल गया। अब v ग्रेटर देन u, v के अगर हाइट और मतलब डिस्टेंस u से बड़ा हो, मतलब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, तो आप क्या लिखोगे, लार्ज साइज देन। ठीक है, अगर m निगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड, तो आप जानते हो v इज इक्वल्स टू सेम साइज हो गया। अगर m निगेटिव है मतलब रियल इन्वर्टेड तो है, लेकिन v लेस देन u मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो आप लिख सकते हो। अब m इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव अगर देन इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो m पॉजिटिव होने से वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन केस मैग्नीफाइड दैट v ग्रेटर देन u होता है। ठीक है, आप देखिए जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको पहले भी समझाए, फिर एक दो न्यूमेरिकल मैं बाद में आपको समझा दूंगी। अब मैंने चैप्टर दूसरे मतलब नेक्स्ट रिफ्रैक्शन समझा देती हूँ। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट ट्रैवल्स इन ए गिवन मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाने से लाइट अपना स्ट्रेट लाइन ना होके वो लाइट बेंड हो जाती है। लाइट अपना जो बेंड होना, इस बेंड को हम कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट की क्या होता है, स्पीड कम ज़्यादा होता है। कम ज़्यादा मतलब अगर वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। जब वैक्यूम से अगर एयर में आए तो लाइट की स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, एयर से ग्लास में आए तो उसकी स्पीड और भी कम हो जाती है। तो ये क्या है, लाइट अगर मतलब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और बेंडिंग, ये लाइट के बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल के तरफ होती है। और अगर मतलब डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाए, मतलब डेंस मीडियम टू लाइट मीडियम में जाए तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है और लाइट के बेंडिंग नॉर्मल से दूर होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होते हैं। समझ में आया? बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखिए जो आप क्लास में अगर जो ये आपको एग्जाम्पल आपको दिखाया, इसमें क्या है, एक पेंसिल डाल दिया तो पेंसिल के क्या होना चाहिए, ऐसे पेंसिल ऐसे जाने चाहिए, लेकिन हम जब देखते हैं ऊपर से तब पेंसिल को हम यहाँ देखते हैं, मतलब ये बेंडिंग लाइट होती है।
तो क्या है, एयर से आप ग्लास में वाटर में देख रहे हो तो बेंडिंग हो जाती है, मतलब लाइट ट्रेवल्स एयर टू द बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे कॉइन्स वाला सिचुएशन है, जो कॉइन आपको कॉइन आप ग्लास में पानी डाल के कॉइन डाल दो तो जो नीचे रख रहे हो, लेकिन आप जब ऊपर देख रहे हो ग्लास के ऊपर से पानी के अंदर तो कॉइन को ऊपर दिखता है। इसके बहुत अच्छा एग्जांपल, स्विमिंग पूल में जब जाते हो आपको लगता है ऊपर से, क्योंकि नीचे के जो टाइल्स है वो दिखता है ऊपर से, क्योंकि पानी फुल क्लियर होते हैं। तो ऊपर से जब देखते हो तो क्या लगता है, जो ये पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि स्विमिंग पूल के जो बेड है, मतलब जो टाइल्स है ऊपर दिखती है। जब आप उतरते हो पानी गहरा लगता है, बिकॉज आप लाइट के वो बेंडिंग के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये लगता है। अंडरस्टैंड? तो ये जो चीज़ होते हैं आप बहुत मतलब ये करते हो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखिए ग्लास के अंदर से आपके अगर खिड़की हो तो खिड़की से अगर आप एक खिड़की बंद करो, ग्लास के बने हो खिड़की हो, तो आप देखो एक तरफ बंद खिड़की से देखो जहाँ ग्लास लगी हुई है बाहर की तरफ, और एक खुले खिड़की से देखो, देखना दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये एक ग्लास स्लैब है जो रेक्टेंगुलर, आपको अब समझ में आ जाएगा। ये ग्लास मतलब सॉलिड ग्लास स्लैब है पूरा, और इसमें से एक रेज आ रही है, देखिए पीक्यू एक रे, सॉरी पीक्यू एक रे आ रही है, और ये नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, एक एंगल बनाती है, दैट इज इंसिडेंट एंगल। अब ये ग्लास के अंदर ये घुसती है, तो ग्लास के अंदर जब घुसती है तब क्या होना चाहिए, आप जानते हो, ये लाइन आनी चाहिए, जो डॉट 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 लाइन है, ये लाइन आनी चाहिए। लेकिन ये लाइन ना आके ये क्या होता है, टेढ़े हो जाते हैं और रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये देखो ये लाइन में आते हैं, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल ये बनाते हैं, ठीक है। अब फिर से ग्लास से बाहर आ रही है लाइट, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल हो गया। अब ग्लास से जब बाहर आती है तो लाइट, देखना फिर से इस लाइन में आने की कोशिश करते हैं, तो फिर से लाइट नॉर्मल से ये लाइन में आ जाता है, तो इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। ये पी क्यू इंसिडेंट रे, ये आपको वो जो ये लाइन जो बीच में लाइन है ग्लास के अंदर, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो यहाँ से निकलती है ये जो लाइट को हम इमर्जेंट रे कहते हैं, ठीक है। मतलब एयर से ग्लास, ग्लास में आने से रिफ्रैक्ट हो जाता है, फिर से ग्लास से जब एयर में आता है फिर ये बेंडिंग मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होता है, दिखाई देता है। तो आप देखिए इससे आपको पता चल जाता है जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे कैसे बेंडिंग हो रही है, नॉर्मल के तरफ हो रही है, और फिर इमर्जेंट रे जब निकलते हैं नॉर्मल से दूर आ गया मतलब इमर्जेंट एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से ये ऐसा हो जाता है और छोटा हो जाता है, फिर ये जब इमर्जेंट फिर से ये बड़ा एंगल आता है। तो ये आपको कभी कभार मतलब देते हैं बनाने में, तो आपको ये लिखना होता है। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल द लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड म्यू। ये म्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जो फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ का कहते हैं। तो यहाँ तक उसके बाद आते हैं, यहाँ तक आप पढ़ लो। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। जो स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, V1 अपन V2। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना। ये 21 मतलब ये 1 मीडियम टू, जो 1st पोजीशन में जो है ऊपर लिखते हैं, सेकंड पोजीशन मतलब 10th पोजीशन में जो है नीचे लिखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम। अगर रिफ्रैक्टेड मीडियम टू मतलब मीडियम टू 1, 2 मीडियम टू 1 मीडियम, तो आपको 1 2 लिखते हैं, तो ऊपर 2 नीचे 1, इसका मतलब V2 माइनस V1, ठीक है। ये आपको थोड़ा, और अब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर एक वैक्यूम हो जाए उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
टू स्पीड अप लाइट इन वैक्यूम, दैट इज दोनों में जो वैक्यूम अगर एक चीज़ में आ जाए, एक मीडियम वैक्यूम हो तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए म्यू ए लिखा हुआ है। और कुछ कुछ वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने हैं ये लर्न करना है, ये टेबल थोड़ा बहुत लर्न कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये सही मतलब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। तो आज इतना ही। यू विल वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।